मोस्ट वांटेड विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस की 100 टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बिकरू एनकाउंटर में शामिल 2 चश्मदीद जुड़ रहे हैं। कानपुर कांड के चश्मदीद और विकास दुबे के गुर्गों के हमले में जख्मी सिपाही अजय कश्यप आज हॉस्पिटल से अपने घर पहुंचे। बुलंदशहर के डिबाई कस्बे के रहने वाले अजय उस स्याह रात के चश्मदीद हैं। उनकी आंखों के सामने हुआ सब। पिछले हफ्ते गुरुवार की रात विकास दुबे के घर दबिश देने गई पुलिस टीम में सिपाही अजय भी शामिल थे। उनके मुताबिक रात करीब 12:15 बजे सीओ की अगुवाई में 3 थानों की पुलिस बिकरू गांव पहुंची थी, जहां पर पुलिस ने अपनी गाड़ियां गांव के बाहर ही खड़ी कर दी और पैदल विकास दुबे के घर की तरफ निकल पड़े। क्या कुछ उस दिन हुआ वो खुद बताएंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय कश्यप बिकरू एनकाउंटर के चश्मदीद हमारे साथ लाइव हैं। कौशलेंद्र प्रताप सिंह जो बिठूर के एसएचओ हैं वो हमारे साथ लाइव हैं, और यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अजय जी, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप थोड़ा विस्तार से बताइए उस दिन वहां क्या क्या हुआ था सर। सर वहां पे हमें 12:30 बजे के आसपास हमारे एसओ सर कौशलेंद्र प्रताप के पास फोन आया था। तो फिर हम वहाँ पे दबिश में गए। हमारे थाने से 2 गाड़ियाँ गई थी। तो वहाँ पे हम गांव के बाहर हमने गाड़ियाँ खड़ी करी। उसके बाद फिर हम वहाँ के बाद पैदल जाने लगे उसके घर की तरफ। तो वहाँ पे फिर जेसीबी हमें एक जेसीबी खड़ी दिखाई दी। तो जेसीबी के नीचे से एक आदमी ही निकल पा रहा था। तो एक मतलब लाइन सी बन गई थी। तो किसी ने स्टाफ की तरफ से टॉर्च मारी विकास दुबे घर की तरफ। तो वहाँ एक आदमी दिखाई दिया। तो कुछ लोग घर से लेफ्ट की तरफ जाने लगे, उसे घर को पीछे से घेरने के लिए। कुछ राइट तरफ जाने लगे। हमारे एसओ सर कौशलेंद्र प्रताप सर घर के लेफ्ट तरफ जाने लगे। उन्होंने हमारे थाने में 2 अजय हैं, अजय सेंगर और एक मैं अजय कश्यप। तो सर ने आवाज दी अजय। तो हम दोनों अजय सर के पास पहुंच गए। तो हम घर के लेफ्ट तरफ जाने वाले थे। तो तभी हम उस घर के कोने तक ही पहुंच पाए थे। तो वहां पे जी फिर आगे क्या हुआ सर, बताइए, सुन रहे हैं हम। हाँ, तो फायरिंग स्टार्ट हो गई। तो फिर वहां लगभग 20 से 22 राउंड पहली बार में आए होंगे। तो मेरे गोली लग चुकी थी और हमारे साथ 2 अजय सेंगर भैया थे, उनके 2 गोली लग चुकी थी पेट में। लेकिन गोली सर के लग चुकी थी, लेकिन सर को नहीं पता था उनको गोली लग गई है। तो अजय सेंगर भैया सर को बताया कि मेरे गोली लग गई है। फिर मैंने भी सर को बताया सर मेरी भी गोली लग गई है। तो हमने एक दीवार की आड़ ली वहाँ पे। तो फिर एसओ सर हमारे साथ थे। उन्होंने एसओ सर ने फायरिंग करी अपनी पिस्टल से। तो कुछ लेकिन फायर वहाँ कामयाब नहीं हो रहे थे, क्योंकि हम वो बहुत अंधेरे में थे और हम समझ नहीं पा रहे थे फायर आ कहाँ से रहे और ना ही सर के समझ में आया कि फायर कहाँ से आ रहे हैं। तो सर को एक ट्रॉली की आर्थिक सर के फिर दिमाग में यह आया कि हमारी जान बचानी ज़्यादा जरूरी है। तो सर ने हमारी जान बचाने के लिए एक ट्रॉली दिखाई थी। हमें ट्रॉली की आड़ ली। पहले हमारे सर गए, एसओ सर गए कौशल प्रताप, वो गए वहाँ पे। फिर उन्होंने हमें बुलाया, हम गए। फिर कोई टूटा सा मकान था वहाँ पे। उस मकान से निकलते हुए फिर एक गली थी। हमें नहीं पता था ये गली पार है या नहीं है, लेकिन हमारा लग था कि वहाँ से हम गली से वो गली बाहर वाली गली में आके मिल रही थी। अजय जी, जब फायरिंग शुरू हुई, कितनी ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी? उस तरफ कितने लोग थे? विकास दुबे भी क्या आप लोगों को दिखा? क्या हुआ वो भी थोड़ा और बताइए। नहीं, विकास दुबे हमें नहीं दिखा। एक आदमी छत पे दिखाई दिया था, कंफर्म नहीं है विकास दुबे था या कौन था। उसी को देखकर सब लोग, कुछ लोग लेफ्ट की तरफ जाने लगे थे, कुछ राइट की तरफ घर के, और कुछ गेट की तरफ गए थे। और कितनी फायरिंग हो रही थी सर? फायरिंग बहुत ताबड़तोड़ फायरिंग, लगभग 20 से 22 राउंड तो पहली बार में आए होंगे और फिर चलती रही लगातार। उसके बाद मतलब हम फिर एक उसमें कोने में खड़े हुए दीवार के। तो फिर हम तीनों खड़े थे। तो सर ने सोचा हम यहाँ पे रुक के फायरिंग करें, लेकिन फिर आवाज आई कि बम फेंको बम। फिर बम की वजह से हमने सोचा हम यहाँ नहीं बच पाएंगे। लेकिन वो जो आड़ थी वो ऐसी आड़ थी हमारी, वहाँ हम सेफ नहीं थे। तो वहाँ हम साफ, जो जहाँ से विकास दुबे घर से फायरिंग आई थी वहां से हम साफ दिखाई दे रहे थे। अगर वहाँ खड़े होते तो हम, हो सकता है हमारे और भी गोली लगती। क्या बम भी चले गोलियों के अलावा? हाँ, हमने आवाज सुनी थी, वहां से बोला था किसी आदमी ने बम फेंको बम, ये हमने सुना था।
कितने लोग उस तरफ रहे होंगे सर, कोई अंदाजा? अंदाजा नहीं बता सकते क्योंकि सब लोग तितर बितर हो चुके, जिसको जहां आड़ मिली वो वहां जा चुका था। अच्छा, लेकिन जब लेकिन हम आप तीन लोग एक गए साथ सर, तैयारी के साथ गए थे, वहां आप लोगों को जवाबी कार्रवाई करने में क्या दिक्कतें आई? क्या अंधेरा था, क्या हुआ वहां पर? वहां इतना अंधेरा था सर कि हमें ये दिखाई दे रहा कि फायर आ कहां से रहे। बहुत अंधेरा था वहां पर। और वो क्या ऊंचाई से गोली चला रहे थे? हाँ, ऊंचाई से थे। उनकी पहले से प्री प्लानिंग बहुत अच्छी हो चुकी थी। मतलब वो बिल्कुल तैयार थे। हम बिल्कुल अट टाइम हम पे हमला हुआ तो हम गोली लग गई हमारे। अजय जी, आपको कहां पर गोली लगी? मेरे एक हाथ में गोली लगी है और मेरे 8-9 छर्रे लगे हैं जांग में। और एक गोली मतलब वहां से छर्रे हैं और टांग में। तो इसमें फ्रैक्चर हो चुका। आपको जब गोली लगी, शुरुआत में जो भी आप कह रहे हैं, शुरुआत में 20-22 राउंड फायरिंग हुई, उसी में आपको गोली लग गई थी? हाँ, स्टार्टिंग में बिल्कुल फायरिंग स्टार्ट होते ही हम तीनों की गोली लग चुकी थी। लेकिन सर को नहीं पता था कि उनकी भी गोली लगी है। सर की भी गोली लग चुकी थी। सर को तो बाहर आके जब हमें हॉस्पिटल ला रहे थे, सर को तब पता चला कि मेरी भी गोली लग गई है। अच्छा, जब ये ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी और कुछ चीजें आपने सुनी, वो लोग कुछ कह रहे थे, क्या वहां का माहौल बताइए थोड़ा और। हाँ, मैंने ये सुना था कि वहां से किसी आदमी ने बोला मारो मारो बदमाश है। लेकिन यहाँ से किसी स्टाफ ने बोला पुलिस है पुलिस, ये सुना था। और उसके बाद फिर हमें कोने के आड़ में थे, फिर हमने ये सुना था बम फेंको बम। अच्छा उसके बाद हम बड़ी मुश्किल। अजय जी, ये सब कुछ जो हुआ, ये कितनी देर में हो गया? ये हम तो वहां से स्टार्टिंग के मतलब 5 से 10 मिनट के अंदर, 10-15 मिनट के अंदर हमें जब दिखाई दिया कि हमारी जान नहीं बच पाएगी यहाँ पे। और अजय सेंगर भैया के पेट में गोली थी, मतलब वो बेहोश से हो रहे थे। तो उन्हें जल्दी से अस्पताल पहुंचाने के सर ने हम दोनों को निकाला वहां से, क्योंकि मेरे भी गोलियां लग चुकी थी। अगर हो सकता है सर हमारे साथ ना होते तो आज हम भी ना होते। अच्छा, एक चीज और बताइए, मैं कौशलेंद्र जी के पास भी जाऊं उससे पहले, कि क्या कुछ लोगों को हमने ये पता चला कि कुछ पुलिस वालों को सिर में गोली मारी गई, क्या वो लोग बाद में पास आए, डिप्टी एसपी का कहा गया पैर काट दिया गया था, ये सब कुछ आपके सामने हुआ क्या? नहीं सर, हम उससे पहले हम वहां से आ चुके थे। वो उसके जब हम रास्ते में हम आ रहे थे अस्पताल में, तब हमें कुछ खबरें आती नहीं। सर के पास फोन आए फिर और भी कुछ हो सकता, फायरिंग अभी लगातार चालू है। सर ने फिर सब पे फोन करे, एसएसपी सब पे, बड़े अधिकारियों पे। आप लोगों ने और फोर्स के लिए फोन किया क्या, उस वक्त मदद के लिए फोन किया? हाँ, सर ने बहुत फोन करे, सबके पास फोन करा। हम वहां से आते सबसे पहले फोन ही करे, ऐसे फायरिंग हो चुकी है, कुछ घायल है लोग और जल्दी से फोर्स भेजो। सब जगह फोन करे सर ने। ठीक है। मेरा फोन वहीं मोटिवेट में गिर गया था। कौशलेंद्र प्रताप सिंह जो बिटूर के एसएचओ हैं, वो भी हमारे साथ हैं। कौशलेंद्र जी, आपका उस दिन का आपको क्या क्या याद है, क्या क्या हुआ था? हाँ, मैं बताना चाहूंगा आपको। उस दिन एक्चुअली क्या है कि चूंकि चौबेपुर थाना जो है हमारा पड़ोस का थाना है, और पड़ोस का थाना होने के नाते क्या अक्सर हम लोग एक दूसरे की मदद भी करते रहते हैं। तो उसी दिन क्या हुआ कि एसओ चौबेपुर साहब का मेरे पास में फोन आया था कि एक दबिश में जाना है। तो उस दबिश में जो है जाने के लिए, चूंकि सीओ बिल्लौर साहब हमारे इंचार्ज थे उस समय, तो हम लोग जो है तुरंत तैयार हो गए। तकरीबन ये फोन हमारे पास में जो है वो 12 बजे के टाइम पे आया होगा। तो हम लोग करीबन 12:20 के टाइम पे हम लोग यहाँ निकल गए, और करीबन 1 बजे के टाइम पे हम लोग वहाँ पहुंचे हैं। तो जो ही पहुंचे हैं तो गाड़ियां हम लोगों ने थोड़े पहले ही अपनी पार्क कर दी थी, और पार्क करके फिर हम सारा फोर्स जो है, तीनों थानों का फोर्स और सीओ साहब जो है, हम सब लोग पैदल जा रहे थे। पैदल जाते ही रास्ते में जो है हम लोगों को एक जेसीबी खड़ी हुई मिली, क्योंकि उस जेसीबी से निकलने का रास्ता जो था वो इस तरह से था कि एक एक करके ही बंदा निकल सकता था, मतलब लाइन बना के निकल सकता था, एक साथ सारे लोग क्रॉस नहीं कर सकते थे। तो उसी में जो ही हम लोग, क्योंकि मेरे साथ में और सबसे आगे जो है अनूप चौकी इंचार्ज मंदना जो है वो मेरा भाई वो था मेरे साथ में, और उसके पीछे मैं था, और मेरे जो मेरी टीम थी वो लोग थे। तो जैसे ही हम लोग क्रॉस करके गए हैं, तो चूंकि तभी हमें एक विकास दुबे की छत पे हमें दो लोग पहले दिखाई दिए हैं, और 2 लोगों में जैसे देखा कि उन लोगों की नजर जैसे हमारे पड़ पे, तुरंत उनका मूवमेंट होने लगा। तो जैसे मूवमेंट होने लगा तो हमें लगा शायद ये लोग भागने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग उसका घर घेरने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, तो वहीं जैसे कि अचानक जो है हमारे ऊपर जो है तकरीबन मुझे लगता है शायद आधे से 1 मिनट के
वो दौरान ही करीबन हमारे पास से 20 राउंड फायर हो गए। और उसी 20 राउंड फायर में जो है हमारे और हमारे साथियों को, जैसे में अजय कश्यप या अजय सेंगर और मुझे लगता है शायद और भी लोग रहे होंगे, हम सब लोगों को एक साथ गोली लग चुकी थी। जिसमें तभी क्या हुआ, चूंकि वहां पे एक दीवार थी, तो उसका सहारा लेकर के मैं, अजय सेंगर और अजय कश्यप, हम तीनों के तीनों अपने आप को सेफ और अटैकिंग मोड में आने के लिए उस दीवार का हम लोगों ने सहारा लिया। बाकी के लोग हमसे बिछड़ चुके थे, क्योंकि जब फायरिंग हुई तो उस समय कोई जिसको जहां जगह मिली मतलब पोजीशन लेने की या छिपने की, वो व्यक्ति वहां पे छिपा। और किसी तरह से जब हम लोग जब छिप गए और छिप करके फिर मैंने वहां से देखा कि कुछ दिखाई दे, तो मुझे तब दिखाई दिया तो एक टूटा सा घर था वहां पे, और टूटे से घर के ऊपर से भी कुछ लोग फायरिंग कर रहे थे। तो उसमें फिर हम लोगों ने जो है, इसमें विकास दुबे और उसका जो है जिसका आज इनकाउंटर हुआ है वो भी उसमें था, और भी लोग थे उसमें, इनको मतलब बाय नेम तो नहीं जानते लेकिन पहचान सकते हैं उनको। इस तरह के लोग भी वहां पे थे। तो इन्होंने जब फायरिंग करना शुरू कर दिया तो फिर अजय ने तक हमको बोला कि सर मेरे पेट में गोली लग चुकी है। तो फिर उस समय फिर हम लोगों ने वहां से निकलना चाहा, और वो किस्मत हमारी बहुत अच्छी थी, क्योंकि वहां से निकलते ही जब हम लोगों ने एक ट्रॉली की यार्ड ली, ट्रॉली की यार्ड लेने के बाद में एक टूटा सा घर था वहां पे, तो उस घर के रास्ते से जो है हम लोग निकले। हालांकि हमें वहाँ की लोकेशन के बारे में, वहाँ का जियोग्राफिकल आइडिया बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वो किस्मत हमारी ठीक थी कि वहां से निकलते ही हमें थोड़ा सा एक खरंजा टाइप का रास्ता मिल गया, और उसके माध्यम से फिर हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ निकल गए। ये इंसिडेंस था वहां का। एक चीज बताइए, आपने देखा विकास, अमर, इन लोगों को आपने देखा गोली चलाते हुए, और किस किस को देखा, अगर आप पहचान पा रहे हैं उनको? हाँ बिल्कुल, एक एक हीरो करके भी है, क्योंकि इसका बाय नेम तो नहीं जानते थे, लेकिन फोटो से जब सोशल मीडिया में, जब हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से इन लोगों का फोटो जब है, फोटो देखा मतलब दिखाया गया नाम के साथ में, तो हम लोग जो है इन कई सारे लोगों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हाँ इस शकल का व्यक्ति वहां पे था। अच्छा, और कौशलेंद्र जी, आपको गोली कहां पर लगी? हाँ, मुझे जो है मुझे टोटल जो है 2 गोलियां लगी थी, जिसमें एक गोली जो है मेरे लेफ्ट रिस्ट में है, और दूसरी जो है मेरे लेफ्ट थाई में है, जिसको ऑपरेट करके निकाल दिया गया है। और एक जो है वो फोरआर्म में भी है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं था, वो छर्रा था, शायद 312 बोर का छर्रा होगा जो अंदर धंसा था। जब ये गोलियां चल रही थी सर, आपको ध्यान है कौन किस तरफ भागा? जो डिप्टी एसपी थे उनके साथ क्या हुआ, वो आप कुछ देख पाए क्या? देख तो नहीं पाया, लेकिन ये जरूर है, क्योंकि मुझे पता था डिप्टी एसपी साहब जो है वो हमारे से पीछे थे, क्योंकि एक साथ हम लोग नहीं निकल सकते थे। तो निश्चित तौर पे वो, चूंकि जहां पे बाद में अर्ली मॉर्निंग में पता लगा कि जहां पे उनकी हत्या की गई है, तो वो जो घर था, वो घर जस्ट हमारे बगल में ही था, पीछे था। तो जो हम लोग आगे थे, तो हम लोग आगे की तरफ भागे, और जो लोग वहां पे और जो लोग हमारे पीछे थे, वो लोग पीछे की तरफ भागे, मतलब जिसको जहां छिपने की जगह मिले वहां। लेकिन हमारे और उनके बीच में मात्र एक दीवार का, एक किस तरफ मैं था, वो दीवार की तरफ थे, इससे ज्यादा और कोई अंतर नहीं था। लेकिन बस हमारी जान शायद इसलिए बच सकी क्योंकि वो दीवार के बाद में आंगन पड़ा हुआ था, और आंगन के बाद में छत थी, तो छत से वो लोग फायरिंग कर रहे थे। और चूंकि अब हमारे सीओ साहब जो है, किस तरह से वो घर के अंदर पहुंचे, ये चीज कंफर्म नहीं हो पाई। लेकिन ये है कि उसी तरह से जो है, मतलब वो उस घर के अंदर पहुंच गए, और वो घर चूंकि उन्हीं लोगों का था। कौशलेंद्र जी, क्या एक घर की छत से फायरिंग हो रही थी या कई घरों की छत से फायरिंग हो रही थी? नहीं, कई घरों की छतों से फायरिंग हो रही थी, और जिसमें जो है मुख्य तौर पे जो है, एक तो विकास दुबे का घर था ही, और उसके बगल में एक टूटा सा घर था, उसके ऊपर भी लोग थे। मुझे 4 घरों पे तो मैंने देखा, 4 घरों पे तो लोग थे ही निश्चित तौर पे, और बाकी का हो सकता है इधर उधर भी हो, लेकिन यह है वो नहीं देखे। लेकिन चार घरों पे जो है वो मुझे दिखे हैं। और आप कितने लोगों को देख पाए कि कितने लोग उधर थे जो फायरिंग कर रहे थे? मैंने जो है मतलब कम से कम मुझे आइडिया है कि 15-20 लोग तो रहे होंगे जो इस तरह से मुझे दिखे हैं। और उनके पास जो हथियार थे वो आप देख पाए? कैसे ऑटोमेटिक हथियार थे? किन हथियारों से फायरिंग कर रहे थे वो? हथियार ऑटोमेटिक तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उनके पास में देखिए 315 बोर की राइफल और प्लस 12 बोर की राइफल, मतलब बंदूक, ये चीज तो निश्चित तौर पे रही थी, और तमंचे वगैरह भी रहे थे। और साथ में हाँ एक चीज और है कि उनके द्वारा जब हम निकल रहे थे वहां से, तो उन्होंने देख लिया था, क्योंकि जब मैं फायरिंग करते हुए निकला तो उनको ये आइडिया हो गया था कि फायरिंग इस दिशा से हो रही है।
तो उसमें से जो है एक ने बोला, चिल्ला करके बोला कि इनके ऊपर बम मारो बम। तो लेकिन तब तक हम निकल चुके थे, बम हमारे पीछे से फटा है, लेकिन तब तक हम उसकी रेंज से जो है बाहर आ गए। कितने बम फटे होंगे सर उस पूरे दौरान में, आपको कोई अंदाजा? मुझे लगता है मैंने जो बहुत तेज आवाज के साथ में जो है मैंने 3 से 4 आवाज तो सुनी मैंने। और कितने राउंड कोल्ड फायरिंग रही होगी जब तक आप वहां से निकले नहीं थे? कितनी गोलियां चल गई? राउंड का तो कुछ आइडिया नहीं है, चूंकि मैं बताऊं आपको, चूंकि इतने सारे लोग फायरिंग कर रहे थे, उसमें ये लग रहा था कि एक व्यक्ति फायर करता तब तक दूसरा ऑलरेडी लोड कर चुका होता था। तो मुझे लगता है कम से कम मेरे रहने तक वहां 60-70 राउंड तो फायर हो चुका हो। मतलब एक तरीके से कहें अगर लोगों को समझाने के लिए कि ऊपर से गोलियां बरस रही थी आप लोगों पर। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से गोलियां की आवाजें आ रही थी तो वो बरसना ही कहेंगे, क्योंकि बिल्कुल बीच में गैपिंग नहीं था। एक गोली के बाद में दूसरी गोली जो है तुरंत फायर हो जा रही थी। सर ये जो हुआ, मैं थोड़ा आपकी तैयारी के लिहाज से भी समझना चाहता हूं कि क्या आप लोग तैयारी से तो गए होंगे, लेकिन ऐसा हमला होगा इसकी कल्पना और इसकी तैयारी आप लोगों ने भी शायद नहीं की थी। नहीं, मैं बताऊं आपको, विश्वास मानिए, हमारी कोई इस संबंध में जो है एक ही चीज कहूंगा कि हमें बिल्कुल आइडिया ही नहीं था। अगर ये आइडिया हमें होता, जरा सा भी अगर आइडिया होता किस तरह की कोई यहाँ इंसिडेंट घटना हो सकती है, तो शायद कहानी जो है वो एकदम उल्टी होती और जो हमारे 8 लोग शहीद हुए हैं उनके 8 नहीं 16 लोग मारे जाते। आप लोग जब जा रहे थे सर वहां विकास दुबे के घर पर, उससे पहले जब आप लोग एक जगह इकट्ठा हुए होंगे, आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस क्या थे? बस यही थोड़ी सी हमारी कमी हो गई कि इंस्ट्रक्शंस हमें नहीं मिल पाए थे। ये चीज का हमें कोई भी आइडिया नहीं मिल पाया था कि एक्चुअली वहां पे कौन है, कैसा है, क्या है। मतलब आप ये सोच के जा रहे थे कि आप उसको अरेस्ट करेंगे और लेकर आ जाएंगे? हाँ, ये सोच के जा रहे थे, और चूंकि मतलब ये चीज सोचना भी नहीं था हमें, तो मात्र इतना था कि चूंकि 124 फुट जा रहे हैं तो जो काम करना है उन्हें, हम तो उन्हें असिस्ट करने जा रहे हैं। इन केस अगर वहां कोई विरोध होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है तब हम उसमें असिस्ट करेंगे उनको। मतलब बाकी का सारा वर्किंग जो है उन्हीं का था। सर आपका जो असेसमेंट था, आपको यह लगा था कि ज्यादा से ज्यादा होगा तो लोग विरोध करेंगे कि विकास दुबे को क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? बस ज्यादा से ज्यादा यही था, और यही मुझे बोले भी गया था कि ये फोर्स इसलिए है कि अगर हो सकता है कोई वहां का गांव का जो है विरोध करेगा तो उसके लिए है। ठीक है। आप दोनों ने, कौशलेंद्र जी और अजय जी, आप दोनों ने बहुत विस्तार से समझाया है कि उस रात क्या हुआ। पहली बार आप टेलीविजन पर सुन रहे हैं उनके जरिए, उन चश्मदीदों के जरिए जो उस एनकाउंटर में शामिल थे, जो वहां पर थे। ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, गोलियां बरस रही थी, ऐसा लग रहा था आप गिन नहीं सकते थे, एक के बाद दूसरी फायरिंग हो रही थी, और पुलिस को भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा माहौल वहां पर हो सकता है। और बम फूटे वहां पर, गोलियां चली हैं। इसकी पूरी एक एक कहानी कौशलेंद्र जी और अजय जी बता रहे हैं। विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी यूपी के हमारे साथ हैं। विक्रम जी, मैं अब जो आपने सुना, आपका जो इतना लंबा करियर रहा है, आपके हिसाब से ये क्या हुआ? अब आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं? सबसे पहले मैं अजय और कौशलेंद्र को, पुलिस विभाग के ये शूरवीर हैं, इनके जज्बे को सलाम करता हूं, इनके माता पिता को प्रणाम करता हूं। हम सबको गर्व है कौशलेंद्र पर और अजय पर, और उसी तरह जितने भी वीर हमारे उस मौके पे गए थे। ये मौका वहां पर हमारी कमियां गिनाने का नहीं है। ये सही है जैसा कौशलेंद्र ने कहा कि ये हो सकता है कि हम वहां गए थे और मज़ाहमत यानी पुलिस का विरोध रोकने के बल से पुलिस बल बिल्कुल पर्याप्त था और उनके हथियार पर्याप्त थे। अगर जरा सा भी आभास होता तो ब्लैक कैट कमांडो तो पीएसी जाते, 9 इंच मोर्टर लगा करके, न रहता बांस न बजती बांसुरी, वहीं ध्वस्त कर दिए गए थे। लेकिन अक्सर ऐसी हम समझते हैं कि असेसमेंट पे कमियां हो जाती, वो तो बात का विषय है। लेकिन विकास दुबे को राक्षस बनाने में और गमले में उगने वाले पौधे से बरगद अपराध का बनाने में हमारे पूरे राजनीतिक दलों का, उनका आशीर्वाद और मुख्य सहमति रही है। बताया जाता है कि इसके पास 30,000 वोट है। जब निर्वाचन आता था तो इसकी प्रासंगिकता बढ़ जाती थी। धनबल, बाहुबल, बूथ कैप्चरिंग, हथियार और जो भी नाजायज काम हो सकते थे वो विकास दुबे के द्वारा किए जाते थे। मेरी प्रबल संस्कृति रहेगी, यूपी पुलिस का खून कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं कि जिसको जो उसने चाहे बहा दिया। वक्त आ गया कि जो आईएएस आईपीएस अफसर, जो राजनेता जिन्होंने इसमें ऑक्सीजन फूकी है, उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट करा करके उनकी चल अचल संपत्ति अगर संलिप्त है, कुर्क होनी चाहिए। गैंगस्टर एक्ट में इसका प्राविधान है कि जिन राजनेताओं ने, अधिकारियों ने ऐसे लोगों को सपोलों से अजगर बनाया है, उनकी चल अचल संपत्ति कुर्क होनी चाहिए।
और उनको भी विकास दुबे के साथ वहीं जाना चाहिए जहां विकास दुबे ने तो खैर अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर खुद बना दिया है। ये मैं आज बता दूं आपको, इसका भविष्य मुझे बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। बाकी आप जो पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। विक्रम जी, मुझे एक बात बताइए, आपने जिस गमले में लगने वाले पौधे को बताया कि वो बरगद हो गया, उस बरगद में कुछ स्थानीय लोगों का सपोर्ट हो सकता है, कुछ जात पात का की जो राजनीति होती है उसका किरदार हो सकता है, लेकिन जो सियासत रही, मैं उसको समझना चाहता हूं, क्योंकि आप तो वहां डीजीपी रहे सर। जिस आदमी ने थाने में घुसकर राज्य मंत्री को मार दिया, उसको इतने सालों में 17 हथियारों का लाइसेंस कैसे मिला सर? ये तो असंभव होना चाहिए। असंभव होना चाहिए। जीरो टॉलरेंस की बातें हम करते हैं, वचनम किम दरिद्रता, बातों से हम खुश कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कह रहा हूं, सिपाही से लेकर के डीजीपी तक, चीफ सेक्रेटरी तक और राजनेताओं में जिन लोगों ने इसकी स्टाइल लाइसेंस पे संस्तुति की है, उनका डिसमिसल तो होना ही चाहिए। नंबर 2, जिसने इनके मुकदमे में वांछित पैरवी नहीं की, इसके नाजायज कार्यों पर उन्होंने वो कार्रवाई नहीं की, अपील में हाईकोर्ट नहीं गए, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसको खुल के, मैं 3 साल एसएसपी कानपुर रहा हूं और ये 2 अधिकारी हैं, जरा पूछ सकते हैं कि रौंद करके बुलडोजर चल जाना चाहिए था। ऐसे लोगों के जिंदा रहने का कोई औचित्य ही नहीं है, इनकी खुली हवा में सांस लेने का औचित्य नहीं है। पुलिस अधिकारी कौशलेंद्र और अजय की तरह जिनको चाहिए भूखे शेर की तरह टूट पड़े। सर, जब आप एसएसपी थे कानपुर के, तब बुलडोजर क्यों नहीं चल पाया? कोई पॉलिटिकल प्रेशर था? तब ये शायद पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन जो इनके बाप के बाप थे, उस तरीके के लोगों में बुलडोजर चला। कानपुर के 2 अधिकारी पता लगा सकते हैं। मेरी जीरो टॉलरेंस रहती थी, ये तब वो नहीं थे। इनके आका से आका जो थे कानपुर में, जरा पता लगा ले मेरे कार्यकाल में कितने डीजी में कितने एनकाउंटर हुए और कितने निस्तनाबूद कर दिए गए। ठीक है, कौशलेंद्र जी आप बताइए, आपका चूंकि जो थाना है उधर ही पड़ता है, ये विकास दुबे का वहां पर इतना दबदबा कैसे था सर? क्या वहां पर उसकी स्थिति होती थी, जरा आप समझाइए। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरा जो थाना है वो चौबेपुर थाना नहीं, मेरा बिठूर थाना है। और अभी बिठूर थाना में नियुक्त हुए मुझे करीबन 5-5.5 महीने ही हुए हैं, तो बहुत ज्यादा मैं इसको नहीं जानता था। ये सही है, लेकिन हाँ कभी कभार मैंने नाम सुना था। लेकिन दूसरी चीज एक और बताना चाहता हूँ कि इसमें एक चीज और निकल के आ रही है कि इसने इसके पहले पुलिस के साथ में कभी भी इस तरह का कोई भी मिसबिहेव नहीं किया था, तो शायद पुलिस इस वजह से और अलर्ट नहीं थी। पब्लिक के साथ में इसका जो है लड़ाई झगड़ा होता रहता था, जो कि जिस तरह के मुकदमे उसके ऊपर लिखे गए हैं वो ज्यादातर मारपीट के ही हैं और बाकी जो हत्या के प्रयास के भी हैं। तो इसमें जो है एक चीज है कि पुलिस के साथ जब मिसबिहेव नहीं किया गया था, तो इस वजह से बहुत ज्यादा इस चीज को जो है वो सीरियस नहीं लिया गया था। कौशलेंद्र जी, एक चीज और बताइए, उस दिन कुछ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो पुलिस टीम के थे वो पीछे से ही भाग गए, उन्होंने ना एक गोली चलाई ना वहां पर फेस किया इस हमले को। ना, ये कहना गलत है, पीछे से भाग नहीं गए, लेकिन हाँ ये जरूर कहेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस समय जेसीबी से क्रॉस कर रहे थे हम लोग, उस समय एक साथ सारे लोग क्रॉस नहीं कर सकते थे, किसी ना किसी को तो ऑलरेडी पीछे रहना ही था। तो उसमें क्या है ना, जब क्रॉसिंग करने के टाइम पे क्योंकि फायरिंग जस्ट उसी समय फायरिंग होगी, और जिस समय फायरिंग हुई तो फिर कुछ लोग जो पीछे थे, जो जेसीबी के पीछे थे, वो जस्ट पीछे ही रह गए, और जो लोग आगे निकल गए थे वो आगे निकल गए। तो इसलिए, और ये नहीं कहा जा सकता है कि उसमें कुछ लोग पीछे रह गए थे या फिर आगे निकल गए थे। वो तो एक कंडीशन, वहां की जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि अचानक जब फायरिंग होने लगेगी तो हर व्यक्ति जो है वो सोचता है कि कहीं ना कहीं सेफ होकर के पोजीशन ले ली जाए। और रही बात यह है कि पुलिस ने फायरिंग नहीं की, ऐसा नहीं है, पुलिस ने फायरिंग की, लेकिन दिक्कत क्या थी, क्योंकि वो लोग ऊपर थे और हम लोग नीचे थे, तो हमारा जो फायर है वो उनके पास नहीं पहुंच पा रहा था, या फिर ये कह लीजिए कि हमारा निशाना वहां पे नहीं पहुंच पा रहा था। कौशलेंद्र जी, जो मुखबरी का एंगल है कि पहले से वहां जानकारी दे दी गई थी, इस पर आपके पास क्या जानकारी है? जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर कहेंगे कि जो तैयारी थी उसकी, उस हिसाब से तो इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता है कि उसे जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसने पूरी तरह से हम लोगों ने तो किसी को कुछ ब्रीफ नहीं किया था, लेकिन उन लोगों ने अपने जो भी उनके साथी थे उनको पूरी तरह से ब्रीफ करके रखा था कि जैसे ही जेसीबी क्रॉस होती है तो उसी समय क्या है ना, सबको क्या करना है ये सब उनको पूरी तरह से पता था। उन्होंने तुरंत क्या है ना, जैसे ही हम लोगों ने जेसीबी क्रॉस किया उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया। उससे साफ जाहिर होता है कि उन्हें बताने की जरूरत नहीं थी, उन्हें बस सिर्फ ये है अपना काम करना था, और कम से कम ये सब तैयारी के लिए कम से कम उसे 2-3 घंटे 4 घंटे पहले ये इन्फॉर्मेशन हो गई थी। किस मीडियम से हुई ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं से ये जानकारी उसे हुई थी। देखिए, 2 बातें आपने बहुत अहम कही। एक तो कि उसको जानकारी थी, ये तो अब स्पष्ट है।
पहले से थी, तैयारी थी, बहुत सारे लोग एक घर से नहीं अलग अलग घरों की छतों से फायरिंग कर रहे थे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे। जैसे पुलिस पहुंची है वहां पर उनकी तैयारी ऐसी थी कि बिना रुके गोलियां चल रही थी। और एक दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट वो ये भी है कि इस पूरे मामले में जो अभी पुलिस का एक्शन है उस पर आप ये कह रहे हैं कि कोई सवाल नहीं उठ सकते। पुलिस ने भी गोलियां चलाई, लेकिन पुलिस जो है वो मुश्किल परिस्थिति में थी, वो ऊपर थे, गोली चलाना, उन पर निशाना लगाना मुश्किल था। हमारे साथ विकास दुबे पुलिस से जो भागा फिर रहा है उस पर जो हम बातचीत कर रहे हैं, यूपी एसटीएफ उसके पीछे, ये आपको पता है। हम विकास दुबे के गांव बिकरू में हुए एनकाउंटर में शामिल यूपी पुलिस के बहादुर कांस्टेबल और एसएचओ से लगातार बात कर रहे हैं। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। उनसे हम समझेंगे कि 2 जुलाई की रात और 3 जुलाई की सुबह हुई पुलिस कार्रवाई में पुलिस से कोई चूक हुई क्या, और अब विकास को पकड़ने के लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए। गुप्तेश्वर जी, बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। आपका आकलन क्या है सर, जो हुआ, आपके पास जो जानकारी है यूपी की इस घटना को लेकर, आपका अपना लंबा अनुभव है पुलिस में, क्या कोई कमी रह गई उस तैयारी में, या जो वहां हुआ वो क्यों हो पाया? देखिए, ये एक स्ट्रेटजी का मामला है। चूंकि मैं वहां धरातल पर नहीं हूं तो इसलिए मैं बहुत ही जजमेंट नहीं दे सकता हूं कि ये उसमें क्या परिस्थिति थी और कैसे हुआ, कैसे चूक हुई, कहां चूक हुई, कौन जिम्मेदार है, किसने सूचना दे दिया। लेकिन सबसे अहम बात है कि एक अपराधी पुलिस बल पर ताबड़तोड़ पूरी तैयारी के साथ गोलियां चलाने की हिम्मत करता है, तो इसके जड़ में क्या है? इसके जड़ में अपराध की संस्कृति है। क्योंकि अपराधी को हम लोग सामाजिक मान्यता दे करके, सम्मान दे करके, प्रतिष्ठा दे करके, उसको हीरो बना करके उसको ताकत दे देते हैं। एक आदमी ने ट्वीट किया, देखा मैंने, वो फेसबुक पर लिखा कि वो शेर है। तो सर मानिए चाहिए ऐसे लोगों को जो पेशेवर अपराधियों को अपना शेर बताते हैं। उनको समाज अपराधी शेर नहीं होता, ये तो कायर का काम है। जो लोगों पर शेर वो थे जो वहां शहीद हुए हैं, जो अपनी ड्यूटी करने गए थे। तो अपराधियों को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, कौम के नाम पर या दल के नाम पर जब हम समर्थन देते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा देते हैं, उनको हीरो बनाते हैं, उनको शेर कह करके उनकी वंदना करते हैं, तो अपराधी की ताकत बढ़ती है। और यही अपराध की संस्कृति है। इसी ताकत के बल पर वो हिम्मत करता है कि पुलिस पर गोलियां झोंक दे। ये बहुत ही चिंता की बात है। हमारे 8 पुलिस के भाई वहां शहीद हुए हैं। अपराध की संस्कृति को उखाड़ना होगा, इसके बिना कोई उपाय नहीं है। और ये पुलिस अकेले काम नहीं कर सकती। सारे आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को, साहित्यकारों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, सबको मिल करके और हम लोगों को इस लड़ाई को लड़ना होगा कि अपराधी को लोग अपराधी समझें, उसको हीरो न बनाएं। लोक जागरण करना होगा, तभी अपराध की संस्कृति समाप्त होगी। हर जात का आदमी अपने अपने जात के बड़े बड़े अपराधी को अपना हीरो बना ले तो समाज का क्या भविष्य होगा, ये देश क्या होगा? फिर तो किसी दिन ऐसे अपहरण करने वाले और हत्या करने वाले, चोरी करने वाले, डकैती करने वाले पेशेवर अपराधी जाकर के लाल किला पर तिरंगा फहराने लगेंगे। नाश हो जाएगा समाज का। और जो जात, जो सर, लेकिन सर मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। अपने जात मैं खुद बिहार से हूं, बिहार में भी जात पात की पॉलिटिक्स चलती है सर। लेकिन ये जात पात को लेकर आप सिर्फ लोगों को कहेंगे या नेताओं को कहना होगा सर? क्योंकि नेताओं का संरक्षण नहीं होगा तो ये कैसे संभव है कि ये आदमी जो है वो इतनी हिम्मत कर ले कि वो पुलिस पर गोली चला दे? भाई पब्लिक का क्या है सर, वो तो किसी दूसरे नेता को भी जिता रही है जिसकी जाति नहीं देख रही। लेकिन अगर आप नेता करेगा, अगर उसको इतनी पावर दे देगा तो पब्लिक तो डर के मारे भी करेगी। आपका कहना ठीक है। इसी को कहते हैं अनहोली नेक्सस, जिसमें कुछ चुने हुए राजनेता होते हैं, कुछ पुलिस के, प्रशासन के, शासन के लोग होते हैं और अपराधी होते हैं। इसी को तो कहते हैं अपराधियों का, नेताओं का और ये पुलिस का अनहोली नेक्सस, अपवित्र गठबंधन। इसी को तो अपराध की संस्कृति कहते हैं। अपराध की संस्कृति का मतलब ये नहीं है, यही है। तो इसलिए हम ये नहीं कहते, इसमें जो लोग इस अपराध की संस्कृति की जड़ को सींच रहे हैं, अपराधी को समर्थन दे करके, चाहे वो पुलिस के लोग हों, चाहे नेता लोग हों, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता, कोई भी व्यक्ति, वो समझिए कि वो दोषी है। इसलिए लोक जागरण का काम करना पड़ेगा, जनता को ये समझाना पड़ेगा। और ये काम आप जैसे लोग कर सकते हैं।
सब लोगों को मिल करके जनता को समझाना होगा कि अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी सिर्फ अपराधी गुप्तेश्वर होता। जी, उदाहरण लीजिए, इसी विकास दुबे की बात कर रहे हैं। गुप्तेश्वर जी, जो नेक्सस गुप्तेश्वर पांडे को दिख रहा है, वो गुप्तेश्वर जी जो नेक्सस आपको दिख रहा है, जो आप कह रहे हैं पुलिस का, नेता का और अपराधी का नेक्सस, अगर वो गुप्तेश्वर पांडे को दिख रहा है तो बाकी उनको भी तो दिख रहा होगा जिनके ऊपर जिम्मेदारी इस नेक्सस को तोड़ने की, फिर क्यों नहीं टूटता? वही तो बात है कि लोग जाइए, जनता के पास सारी शक्ति है, जनता के पास सारी ताकत है। जनता अगर जनमानस खिलाफ हो जाएगा इस अपवित्र गठबंधन के, तो एकदम ध्वस्त हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है कि जनता में जागरण फैलाने की जरूरत है। आज जैसे ये इतनी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में हुई है, लेकिन मैं मानता हूं कि वहां पर इतनी संकल्प शक्ति है, वहां के पुलिस प्रमुख में, वहां के राजनीतिक संकल्प में इतनी ताकत है कि ये अपराधी बच नहीं सकता। कहीं से भी इसको उत्तर प्रदेश की पुलिस खोज करके पक्का निकालेगी, चाहे विलंब जितना हो। मुझे इसका दृढ़ विश्वास है। गुप्तेश्वर जी, जो पुलिस वाले अभी आपको सुन रहे हैं, वो ये भी कहेंगे कि जब हम पर ऊपर से प्रेशर आता है तो हम कैसे डील करें। गुप्तेश्वर पांडे पर जब ऊपर से ऐसा कोई प्रेशर आता है, कैसे डील करते हैं? हम आपको स्पष्ट बता दें, ये जो सुन रहे हैं उनको, पहले तो अगर हमारी बात करें तो मैं आपको बता देता हूं कि बिहार में सुशासन का मतलब यह है कि सुशासन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ अपराध नहीं होगा, चोरी नहीं होगी, कहीं डकैती नहीं होगी, कहीं हत्या नहीं होगी। सुशासन का ये मतलब है कि अगर अपराध होगा तो अपराधी चाहे कोई भी हो, कोई भी आदमी, कोई नेता, कोई ताकत ये नहीं कह सकता कि हम पैरवी करके उसको बचा लेंगे। पुलिस को 100% फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, और वही स्वतंत्रता पुलिस को उत्तर प्रदेश में भी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं मान ही नहीं सकता इस बात को कि पुलिस पर इस बात के लिए दबाव होगा या दबाव पड़ सकता है कि अपराधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, कम से कम बिहार और उत्तर प्रदेश में। इसलिए, और ये भी बात, एक बात जान जाइए कि पैरवी जो नेता करते हैं वो 5% केस में करते होंगे, 95% केस में गलत या सही पुलिस के लोग खुद करते हैं। अगर वो न्याय देने का संकल्प रखते हैं, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो 99% केस में पुलिस के अधिकारी खुद न्याय दे सकते हैं। राजनेताओं का तो 1% केस में केवल हस्तक्षेप होता है। हम झूठा आरोप लगाते हैं नेताओं पर, झूठा आरोप लगा करके अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बोलते हैं कि हमको राजतंत्र, ये नेता लोग काम नहीं करने दे रहे हैं। ये बकवास है, इस पर मैं विश्वास नहीं करता हूं। 1% में पैरवी होती होगी, 99% में आप कहां न्याय दे पाते हैं? जिसमें नेता नहीं पैरवी करते हैं उसमें कहां न्याय दे पाते हैं? तो हमको अपने तंत्र की कमी को भी देखना चाहिए। कौशलेंद्र जी भी हमारे साथ हैं, से नहीं होगा। जो बिठूर के एसएचओ हैं। कौशलेंद्र जी, जो अभी बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कह रहे हैं, मैं आपका अनुभव समझना चाहता हूं, क्या ये जात पात का फैक्टर वहां भी है? क्या आपको लगता है जो विकास दुबे कांड में मुखबरी हुई, जो वहां पर लोगों का सपोर्ट उसे मिला, उसमें भी ये जात पात का फैक्टर रहा? मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं, देखिए कि पब्लिक का सिविलियन तो हो सकता है जात पात की वजह से जो है वो मोटिवेट हो सकता है, लेकिन मैं और अपने फोर्स की तरफ से मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूं कि मेरा फोर्स कभी भी इस तरह से जात पात की राजनीति में या जात पात को कभी सपोर्ट नहीं करता है। जो व्यक्ति क्रिमिनल्स है तो वो व्यक्ति क्रिमिनल्स है, हम लोग सबको उसी नजर से देखते हैं जो व्यक्ति जैसा है। और रही बात ये कि मैं बिहार डीजीपी साहब का इसमें बहुत मतलब बताना चाहूंगा कि बिल्कुल सही कहा साहब ने, क्योंकि वास्तव में जो राजनीतिक व्यक्ति हैं वो बहुत ज्यादा पैरवी नहीं करते हैं, वो पैरवी करते भी हैं तो बहुत छोटी छोटी चीजों में करते, मात्र ये कहते हैं कि इसको मैं भेज रहा हूं, इसको जरा दिखवा लीजिएगा, लेकिन कभी भी मतलब गंभीर अपराधों में कभी ये नहीं कहते हैं कि आप इसको छोड़ दीजिए। वो लोग कभी भी इस तरह की चीजें नहीं कहते हैं। ये बिल्कुल साहब का कहना एकदम से सही है। अजय जी, आपका अनुभव क्या है? ये जो जात पात का फैक्टर आप पर, इसका दबाव होता है क्या? सर, अभी हमें बिल्कुल नई वाली भर्ती कैंप जो है 19 बैच के, तो मैं अभी 4-5 महीने हुए कानपुर पोस्टेड, तो मैं तो कुछ ऐसा नहीं। ठीक, कोई बात नहीं। एक चीज और बताइए कौशलेंद्र जी, जो वहां पर उस रात हुआ, क्या आपको यह भी महसूस हुआ कि स्थानीय लोगों का भी समर्थन था, सपोर्ट था विकास दुबे को, चाहे उनके घरों की छत को इस्तेमाल करने देना हो या बताना हो कि पुलिस अब कहां पहुंच गई है? नहीं, बिल्कुल ये चीज मैं कहूंगा, क्योंकि ये चीज मुझे बाद में एहसास हुआ वहां पे, क्योंकि गांव में जब हम लोग एंट्री किए थे तो गांव में कोई व्यक्ति जो है वो नजर नहीं आ रहा था।
रात जरूर थी, लेकिन फिर भी चूंकि सर्दियों गर्मियों का टाइम होने के कारण कई बार गांव में लोग अपना बाहर सोते हैं, लेकिन वहां पे उस दिन का हमें ऐसा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। तो ये निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि उस समय गांव का पूरी तरह से उन लोगों को सपोर्ट था। और नहीं तो अगर ऐसी कोई तैयारी हो रही थी तो अगर वास्तव में कोई सपोर्ट ना करता तो वो पुलिस को भी इंफॉर्मेशन कर सकता था कि इस तरह की चीजें यहाँ पे एक्टिविटी यहाँ पे की जा रही हैं, तो जिससे कि हम लोग थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाते। यानी गांव वालों को पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए घर में रहो, ये उनको सूचना थी। क्योंकि सर 30-40 लोगों को इकट्ठा करके और उससे उनको मोटिवेट करना इतना इजी काम नहीं है, वो भी पुलिस के खिलाफ मोटिवेट करना ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए क्या है ना, जब तक सारे लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तब तक लोग मोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि उनको सपोर्ट भी वहीं से मिला ना, जब पूरे गांव के लोग, मतलब मैं कहूंगा कि करीब 80 to 90% लोग जब एक तरफ हो जाएंगे तो फिर जो उसमें गांव में रहने वाले लोग वो कहेंगे ठीक है, जब पूरा गांव कह रहा है तो ठीक है, चलो हम भी सही है। क्योंकि नेशनलिटी जिस तरह से देश के प्रति लोग मतलब उनके अंदर जो है वो नेशनलिटी रहती है, उसी तरह से लोग गाँव के प्रति भी अपने गाँव के प्रति लोगों के अंदर होगी। ये देखिए, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं गुप्तेश्वर जी, इस पर आप भी थोड़ी बात रखिए कि ये बहुत मुश्किल है। एक विकास दुबे तो हो सकता है जो ये इतना मन बना ले कि भाई मैं मार दूंगा पुलिस को और मैं बच भी जाऊंगा या देखेंगे क्या होगा, लेकिन अगर 30-35 लोग में ये भर देना कि चलाओ पुलिस पे गोली कुछ नहीं होगी, ये आसान बात नहीं है गुप्तेश्वर जी। बहुत आसान है ये। लोग पागल हो जाते हैं जात के नाम पर, और उनके इकोनॉमिक आर्थिक इंटरेस्ट भी होते हैं, बहुत तरह के इंटरेस्ट होते हैं, बहुत जटिल है। इस चीज को समझना बहुत जटिल है। बहुत तरह के इंटरेस्ट हो जाते हैं और उसमें आर्थिक इंटरेस्ट भी हो जाता है। कहीं ना कहीं उस जात का सबसे बड़ा है इमोशनल अटैचमेंट। तो इसी को तोड़ने के लिए ये सब नतीजा है केवल अपराध की संस्कृति का। जात के नाम पर गोलबंद हो जाते हैं, जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, कटने के लिए तैयार हो जाते हैं, मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमने देखा है अपराधियों पर जब ऐसे कार्रवाई होती है तो महिलाएं हजारों की संख्या में आ जाएंगी, रोड पर सो जाएंगी। लोग आकर के अपना कुर्ता का बटन खोल देते हैं कि हमको गोली मारो, उसके बाद वहां तक पहुंच पाओगे। लोग पागल कर देते हैं। इसमें पैसे का भी है, इमोशनल भी टच है। इसीलिए लोगों को पहले इमोशनली जागरूक करना होगा, सोशल अवेयरनेस फैलाना होगा, लोक जागरण करना होगा, अपराधियों को अलग थलग करना पड़ेगा ताकि उनको जात के नाम पर, कौम के नाम पर या मजहब के नाम पर कोई समर्थन ना दे, नहीं तो उनकी ताकत ऐसे ही बढ़ती जाती है। लेकिन गुप्तेश्वर जी, लोग ये भी बहुत लोग होंगे जो विकास दुबे से सहानुभूति रखते होंगे कि अगर विकास दुबे के साथ लोग जात के नाम पर खड़े हो गए, पूरा गांव एक ही जात का तो होगा नहीं। दूसरे लोगों ने पुलिस के पास मुखबरी क्यों नहीं की कि ऐसा कुछ होने वाला है? गांव का पूरा सपोर्ट मिला, जैसा कौशलेंद्र जी कह रहे हैं कि पूरा गांव अंदर था, ऐसा लग रहा था उनको पता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। पता होगा और नहीं करते हैं लोग डर से भी। ऐसा मतलब नहीं कि पूरे गांव के लोग दिल से उसके साथ होंगे। दिल से हो सकता है 10% लोग हों, हो सकता है 90% लोग दिल से उसके खिलाफ हों। मैंने अपने देखा है व्यवहारिक जीवन में, वो खिलाफ हैं लेकिन डर के मारे कुछ नहीं बोल सकते, उनके पास कोई रास्ता नहीं। पुलिस उनको बचा भी नहीं सकती, शासन उनको बचा भी नहीं सकता। अगर खुलेआम विरोध जाहिर करेंगे उनकी हत्या हो जाएगी। जो अपराधी पुलिस पर गोली चलाने में नहीं डरता है, 8-8 हमारे पुलिस सिपाहियों को, अधिकारियों को मार सकता है, गांव में किसी निरीह ग्रामीण को का गला काटने में उसको कितना वक्त लगेगा? ये अपराधी का आतंक होता है जिसके कारण 90% लोग, मैं आज भी मानता हूं कि अधिकांश लोग अपराध और अपराधी को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो डर के मारे, उसके आतंक के मारे, वो कि रहना इसी के साये में है, पुलिस कब तक हमारी सुरक्षा करेगी, चुप रहो, तो डर से भी चुप लगा जाते हैं। तो अपराधियों पर जब कार्रवाई होगी और ऐसे लोगों को गिन गिन करके, ठोक करके कानून की ताकत जब समझाई जाएगी तो जनता का भी मनोबल बढ़ता है, उस पर उसको हिम्मत भी आती है। लेकिन अपराधी पर जब प्रभावकारी कार्रवाई नहीं होती है तो जनता का मनोबल भी टूटता है। ऐसे लोग जो अपराध और अपराधी को नहीं पसंद करते हैं वो भी सामने आना नहीं चाहते, डर से बहुत लोग उसमें नहीं बोले होंगे कुछ। कौशलेंद्र जी, एक बात बताइए, कुछ ऐसी भी खबरें आई कि छतों पर 2-3 महिलाएं भी थी जो ये चिल्ला रही थी कि पुलिस वालों को मारो, पुलिस वालों को मारो। हेलो कौशलेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है?
आ रही है, बताएं। कौशलेंद्र जी, क्या ऐसा हुआ था, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें आई कि कुछ छतों पर महिलाएं भी थीं, 2-3 महिलाएं जो ये चिल्ला रही थी कि पुलिस वालों को मारो, पुलिस वालों को मारो, ऐसा हुआ था क्या? महिलाओं की आवाज तो मैंने नहीं सुन पाई, क्योंकि हो सकता है कि ये जब ये सेकेंड राउंड हुआ है फायरिंग का, मतलब हमारे निकलने के बाद में अगर हुआ होगा तो फिर जानकारी नहीं है, चूंकि लेकिन जब तक हम लोग वहां पे थे तो उस समय तक तो महिलाओं की आवाज मुझे नहीं सुनाई। और अजय जी, आपने कुछ ऐसा सुना हो? नहीं सर, मैंने ऐसा तो नहीं सुना। आपने भी नहीं सुना। लेकिन कौशलेंद्र जी, आप ये कह रहे थे कि कुछ लोग थे जो ये आवाज आप सुन रहे थे कि कह रहे थे पुलिस पे बम मारो, ये लोग भाग रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि हमारे ऊपर ही जो जिसने ये बोला था उसने हमारे पीछे से हमारे ऊपर ही बम फेंकने का प्रयास किया था, लेकिन चूंकि तब तक हम उस बम की रेंज से निकल चुके थे, क्योंकि वो लोग हमसे तकरीबन जो है 40 से 50 मीटर रहे होंगे, इतने दूर से वो मेरे ऊपर फायरिंग कर रहे थे। तो उन्होंने जब बम फेंका है, लेकिन तब तक चूंकि हम लोग निकल गए थे, तो इसलिए बम का इफेक्ट जो है हम लोगों के ऊपर नहीं आया है। अच्छा कौशलेंद्र जी, आपकी टीम में कितने लोग थे? कुल कितने पुलिस वाले गए थे और क्या क्या हथियार आप लोग लेके गए थे? हाँ, मैं अपने थाने से जो है 10 लोगों को लेकर के गया था। 10 लोगों में जिसमें एक ड्राइवर हो गया, यानी कि 9 लोग जो थे वो हमारे वर्किंग लोग थे, मतलब जो दबिश में जा रहे थे ड्राइवर को छोड़कर के। बाकी की 9 लोगों में जो है हमारे पास में, मेरे पास में एक ग्लॉक पिस्टल थी, और मेरे चौकी इंचार्ज हैं अनूप सिंह, उनके पास में एक 9mm पिस्टल थी, और हमारे 2 हमराइयों के पास में AK-47। तो इस तरह से टोटल हमारे पास में 10 लोगों में, मतलब 9 लोगों में देखा जाए तो 4 हथियार थे। 4 हथियार थे। और जो वहां के थाने के लोग थे, उनके पास, उनमें कितने लोग थे और उनके पास क्या हथियार थे? उनके पास भी रहे होंगे, लेकिन वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन लगभग हमराइयों के पास में, सभी के पास में असला रहते हैं, और जो इंचार्ज होता है उसके पास में भी पिस्टल वगैरह कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो मुझे लगता है अगर उनके यहाँ भी अगर 10 लोग होंगे तो तकरीबन 4-5 हथियार तो उनके पास भी रहे होंगे। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, उनके अगर 30-35 लोग हथियार से लैस थे, तो आप लोग करीब 20 लोग थे जिनके पास 10 हथियार थे। हाँ, बिल्कुल। मतलब 30-35 के मुकाबले 10 हथियार से हम लड़ाई लड़ रहे थे उस वक्त। नहीं, 10 तो नहीं कहेंगे, हमारे पास में हथियार और भी हो सकते हैं, क्योंकि 4 हमारे पास में थे, तो उस तरह से 3 थानों का फोर्स था, तो तकरीबन जो है 15 हथियार तो होंगे ही हमारे पास। मतलब 15 बनाम 35 का मुकाबला चल रहा था। हाँ, तकरीबन ये कह सकते। ठीक है। एक बात और बताइए कौशलेंद्र जी, जब आप वहां से भागे या आप जब वहां से निकले, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो चूंकि जब हम निकल रहे थे वहां से, तो उसके बाद हमारे पीछे से भी फायरिंग तो हो ही रही थी, उस समय भी हो रही थी, लेकिन चूंकि दिक्कत ये थी, मेरे पास में एक पिस्टल थी, और हमारे दोनों हमराइयों के पास में जो है जो एक असला था, तो वो दूसरा हमारा हमराई था, उसको दे दिया था। तो यानी कि हमारे पास में फिर मात्र एक ही असला बचा हुआ था। हम 3 लोग थे, लेकिन असला हमारे पास में एक था। तो चूंकि जिसमें क्या है ना, जब हम वहां से निकले हैं तो कवर फायर करते हुए हमारे पास में जो राउंड थे वो भी लगभग खत्म हो चुके, मतलब शायद 1-2 राउंड ही बचा होगा हमारे पास में। तो उसमें हमारे पास में कुछ भी ऐसा नहीं बच रहा था जिसकी वजह से हम उनका मुकाबला कर पाते। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि अजय सेंगर जो हमारे साथ में था, उसको पेट में चूंकि गोली लग चुकी थी, 2 गोली लगी थी, उसको सीवियर ब्लीडिंग हो रही थी। तो उसके द्वारा जब मैं बार-बार मुझसे कहा गया कि सर मुझे गोली लग गई है, तो फिर मुझे लगा कि इस समय चूंकि हम इनसे एक खाली हाथ मुकाबला करना भी हमारे लिए मुश्किल है, और साथ में इधर हमारे साथ में इसकी जान बचाना भी है, तब मैं वहां से निकला हूँ। अजय जी, चूंकि आपको गोली लग गई थी, क्या एक बार भी ये ख्याल आया कि आज बचना मुश्किल है? बहुत, मतलब हमें लगा बहुत ज्यादा मुश्किल है बचना, 0.1% चांस भी ना लग रहे थे बचने के। ठीक है, चलिए कौशलेंद्र जी, आपके मन में उस वक्त ये ख्याल आया था कि अब शायद मुश्किल है बच पाना, और जो बाकी साथी आपके रह गए थे उनको लेके चिंता जरूर रही होगी आपकी? नहीं, चिंता इतनी थी कि अगर मतलब मेरा अभी भी मेरे सेल में जो कॉल की डिटेल्स पड़ी हुई हैं कि जैसे ही मैं वहां से निकला हूं, तो सबसे पहले मैंने अपनी टीम के लोगों को ही फोन करना स्टार्ट किया, जिसमें कि एक हमारा जो कांस्टेबल है राहुल, जो मेरे साथ हमेशा साई की तरह रहता था, उसको सबसे पहले मैंने फोन लगाया है। तो उसको मैंने फोन लगाया, लेकिन उसका फोन पिक नहीं हुआ। तो पहले मुझे लगा कि हो सकता है शायद इसलिए पिक ना हो रहा हो कि क्योंकि फोन अगर उठाएगा तो लाइट जल जाएगी, वो लाइट जल जाने की वजह से उनकी लोकेशन जो है वो लोग ट्रेस कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा वेट किया, उसके आने फिर हमारा एक कांस्टेबल जितेंद्र था, उसको भी मैंने फोन किया, उसने भी फोन नहीं उठाया। फिर कुछ देर मैं फिर से बार बार फोन करता रहा, लेकिन किसी ने फोन उठाया नहीं।
तो उसके आने फिर थोड़ी देर बाद फिर मेरी अनूप से जरूर बात हुई। अनूप को मैंने फोन किया तो अनूप ने कहा कि सर मैं अभी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, लेकिन बैकअप भेजिए बैकअप, क्योंकि जैसे बैकअप भेजने के लिए तो ठीक है सर। गुप्तेश्वर पांडे जी, मैं चाहता हूं आखिर में जो हमारे दो साहसी पुलिस वाले यहां बैठे हैं जिन पर गोलियां बरस रही थी फिर भी वो वहां पर उससे जूझते रहे और फिर वहां से निकले, उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें। इनके जज्बे को सलाम है, मैं इनको सलाम करता हूं और मैं बहुत बहादुरी से लड़े हैं। शहीद होना ये तो हमारी ये प्रोफेशनल हजार्ड है, हम मारते हैं मरते हैं, ये होता रहता है। इनको अपना मनोबल बनाए रखना चाहिए और अपराधियों के खिलाफ, अपराध की संस्कृति के खिलाफ कभी भी उत्तर प्रदेश पुलिस का झंडा झुकना नहीं चाहिए। हम बिहार की पूरी फौज के साथ, पूरे पुलिस वालों के साथ आपकी इस अपराध और अपराध की संस्कृति की विरुद्ध लड़ाई में पूरी ताकत के साथ आपके साथ हैं। जब भी उत्तर प्रदेश पुलिस को जहां जरूरत होगी बिहार पुलिस उनका सहयोग करेगी, समर्थन करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुप्तेश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कौशलेंद्र जी, अजय जी, आप दोनों को सलाम है, जिस जज्बे से आप लड़े उस दिन, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार देखिए विकास दुबे से जुड़ी एक और बड़ी खबर।